वेलकम एवरीवन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ टाई बार्स। टाई बार्स बेसिकली क्या है? दीज आर दी बार्स विच आर यूज्ड टू बाउंड दी टू कंक्रीट स्लैब्स टुगेदर अगेंस्ट दी मूविंग व्हील लोड। जब आपका कोई भी व्हीकल दो स्लैब से, जैसे आपका स्लैब ये 1 और स्लैब 2 है, इनसे जब आपका व्हील लोड पास होगा तो इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी? इनकी आउटवर्ड मूवमेंट की रहेगी। तो इस टेंडेंसी आउटवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए हम टाई बार्स का यूज़ करते हैं। दीज आर द टाई बार्स। इन टाई बार्स का यूज़ करते हैं ताकि ये फर्मली अपनी उसी जगह पर बने रहें। तो बेसिकली इन जो टाई बार्स को हम डालते कहाँ पे हैं? जो आपके क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल जॉइंट। ये जो जॉइंट है अलॉन्ग दी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल जॉइंट। इस जॉइंट के अलॉन्ग टाई बार्स का हम यूज़ करते हैं। डबल बार्स का हम देख चुके हैं। अलॉन्ग द ट्रावर्स, दिस इज द ट्रांसवर्स जॉइंट। अलॉन्ग द ट्रांसवर्स जॉइंट हम डबल बार्स यूज़ करते हैं। डबल बार्स बेसिकली हम बात कर चुके हैं। दीज आर द लोड ट्रांसफर बार्स, जो एक पैनल से दूसरे पैनल पे लोड ट्रांसफ़र करती हैं। सो अगर बेसिकली बात करें टाई बार्स की, तो जो आपके टाई बार्स हैं, टाई बार्स these are used across the longitudinal used against the longitudinal joint of cement concrete pavement, and they ensures that टू एडजेसेंट मीन्स जो पास की जो स्लैब्स हैं, दीज टू एडजेसेंट स्लैब्स आर रिमेन और टू रिमेन फॉर्मली टुगेदर, मतलब एक साथ बाउंडेड रहें अगेंस्ट दी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल लोड। यहाँ पे एक चीज़ आपने जो इम्पोर्टेंट है वो नोट ये रखनी है कि जो आपकी डबल बार्स हैं वो आपकी लोड ट्रांसफ़र बार्स हैं, बट जबकि टाई बार्स हैं दे आर नॉट डिज़ाइंड टू एक्ट एज लोड ट्रांसफ़र डिवाइसेस। सो हम इसे डिज़ाइन नहीं करते टू एक्ट एज ए लोड ट्रांसफर डिवाइसेस। सो व्हाट इज़ द फंक्शन? इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन सो दैट वाई वी आर डिज़ाइनिंग दिस टाई बार्स? तो आपका फर्स्ट तो वही हम जो बात कर चुके हैं, ताकि ये जो आपका जो व्हील लोड है उस व्हील लोड के मूवमेंट के अगेंस्ट में स्लैब्स को बाउंड करके रखे फॉर्मली टुगेदर। सेकेंड इसका जो फंक्शन है, द फंक्शन इज दिस tie was designed to withstand against the tensile stresses. What are these tensile stresses? The tensile stresses are maximum tensile stress or force in tie bars being equal to force required. So the नेक्स्ट जो आपका फंक्शन था वो क्या है? टू विदस्टैंड टेंसाइल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसर फोर्स इन द टाई बार बीइंग इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ एडजॉइनिंग पेमेंट स्लैब, बॉटम में एडजॉइनिंग पेमेंट स्लैब एंड सॉइल सबग्रेड। मीन्स ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट, जब आपकी ये स्लैब्स आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करेंगी तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी आपकी बिटवीन दी इंटरफेस ऑफ स्लैब एंड सबग्रेड, ठीक है, उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें जो
टाई बार्स हैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि वो उन फोर्सेस को ओवरकम सके या फिर बियर करके उन फोर्सेस को बियर कर सके, ताकि जो वो आपकी स्लैब्स हैं वो फॉर्मली अपनी उसी प्लेस पे बनी रहे, उनसे वो डीअटैच ना हो। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ टाई बार्स। तो इसके डिज़ाइन में बेसिकली क्या है हमारे पास, टाई बार्स के डिज़ाइन में जो हम टाई बार्स का डिज़ाइन करेंगे तो उसमें दो चीज़ रहती हैं आपकी बेसिकली, एक तो डायमीटर, हम क्या यूज़ कर रहे हैं टाई बार का, एंड सेकेंड इज द स्पेसिंग, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टाई बार्स। स्पेसिंग मीन्स आपके जो दो टाई बार्स हैं और टाई बार्स के बीच में हम क्या स्पेसिंग रखते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम डायमीटर पे। आपको डायमीटर आईआरसी ने क्या सजेस्ट किया है और उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम लेंथ ऑफ टाई बार देन इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ना जो आपका डायमीटर है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फोर्सेस को इक्वल रखना पड़ेगा। वो क्या है आपकी, द एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ ऑफ द जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द टोटल सबग्रेड फ्रिक्शन टू द टोटल टेंशन डेवलप्ड इन दी टाई बार। जितना आपका सबग्रेड फ्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो अपोज करेगा किसे, जितना टेंशन डेवलप किया है टाई बार ने। सबग्रेड फ्रिक्शन को कौन अपोज करेगा, आपका जो टेंशन डेवलप हो रहा है इन टाई बार, ठीक है। इनको जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। उस एरिया ऑफ स्टील से हम डायमीटर ऑफ स्टील निकाल सकते हैं कि हमें किस डाई का वो स्टील चाहिए। थर्स बाय कंसीडरिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ द जॉइंट, जो आपका लॉन्गिट्यूडल जॉइंट है उसके हम अगर हम 1 मीटर लेंथ को कंसीडर करके चलें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एस एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ ऑफ द जॉइंट इनटू एस एस, दिस इज द अलाउलेबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन फॉर स्टील, ठीक है। जो आपकी वर्किंग स्ट्रेस है इन टेंशन फॉर स्टील उसको हम एरिया से इंटू कर दिया तो उस ये टोटल उस एरिया के अकॉर्डिंग आ गई। नेक्स्ट इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्लैब क्या होगी, विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। ये आपकी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लिया, सेम यूनिट में आ गए। सॉरी, विड्थ आपकी मीटर में थी, एच आपकी सेंटीमीटर में थी, उसे हमने मीटर में कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इनटू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू इज द यूनिट वेट of cement concrete in kg per meter cube. Then coefficient of friction, that is small f. This is the between the pavement and subgrade and may be taken as, if it is not given, f is equal to 1.5 for the rough interface, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अब क्या है, हम यहाँ पे हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दिया। ये फोर्स जो आपकी डेवलप हो रही है ये किस में डेवलप हो रही है, दिस फोर्सेस डेवलप इन दी टाई बार्स, और ये आपकी फोर्स डेवलप किस में हो रही है, ये आपकी डेवलप हो रही है एट द इंटरफेस ऑफ स्लैब एंड सबग्रेड। तो अगर आपका ये एक्शन है तो ये एक्शन है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एज पर दिस एरिया ऑफ स्टील वी हैव बी एफ एच इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाय 100 एस टू एस। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट, मीन्स 1 मीटर लॉन्गिट्यूडल जॉइंट में इतनी स्टील आपकी लगेगी। अब इस स्टील से हम आपका डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे कि उस नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बार्स से वो स्टील कैलकुलेट कर लेंगे कितनी डाई का वो स्टील वहाँ पे लगना है। तो जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को आप देख लो। ए एस तो हमारा क्लियर है, व्हाट इज़ दी ए एस, ए इज़ दी एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे बी की, बी इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन दी जॉइंट एंड दी नियरेस्ट फ्री एज, या आप इसको विड्थ कह सकते हो पैनल की, डिस्टेंस बिटवीन दी जॉइंट
एंड नियरेस्ट फ्री एज इन मीटर, और इसे हम क्या कह सकते हैं, स्लैब पैनल विड्थ। एच एज बताइए हमें, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ सीमेंट पेमेंट स्लैब, थिकनेस ऑफ पेमेंट इन सेंटीमीटर। एफ की हम बात कर चुके हैं। कैपिटल डब्ल्यू इज़ द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है आपका ये, दिस इज़ 2400 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो ये वैल्यू रहेगी। एस ये था आपका अलाउलेबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन फॉर स्टील in kg per centimeter square, and this value is 1400 kg per centimeter square, जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या फिर जो आपकी डिज़ाइन वैल्यू है, जो वर्किंग स्ट्रेस आपका इन टेंशन फॉर अ टाई बार कितना रहेगा, ठीक है, आपने वो यूज़ करना है 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात रही हम इसमें जो एरिया निकाल लेंगे या फिर हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एजम्पशंस क्या रहेंगी। आपने जो मेनली जो आपका डायमीटर है टाई बार का, अगर आपको अज्यूम करना पड़ रहा है तो उस केस में आप वो डाय कितना अज्यूम करोगे, 0.8 to 1.5 सेंटीमीटर, and accordingly the spacing of tie bar can be found to provide the area of steel for this diameter। ठीक है, ये तो IRC रिकमेंडेशन रहेगी कि इतना आपने, अगर आप अज्यूम करना है तो इतना हम एरिया डाया अज्यूम कर लेंगे। अकॉर्डिंगली इसका हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे जितना आपका स्टील आ रहा है पर मीटर लेंथ में, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर एरिया ऑफ स्टील, दैट इज़ AS फॉर पर मीटर लेंथ ऑफ स्लैब। तो ये था आपका डायमीटर कैलकुलेशन और एरिया कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ टाई बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी टोटल लेंथ है टाई बार की, ये क्या होनी चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ एम्बिटमेंट रिक्वायर्ड ऑन ईच स्लैब टू डेवलप अ बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू दी वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। मीन्स कि जो आपकी टोटल लेंथ है वो कम से कम आपकी दोगुनी किसकी होनी चाहिए, जितनी आपने टाई बार स्लैब के अंदर एम्बेड की है, ठीक है, वो इतनी में रिक्वायर्ड क्यों है, ताकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी जो उस पर रिएक्शन होना है ड्यू टू व्हील लोड के कारण जो उसमें रिएक्शन हो रहा है, अब जो स्लैब आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी उसमें जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, वर्किंग स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होंगी, उन स्ट्रेसेस को ओवरकम कर सके वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसके इक्वल आपकी वो लेंथ होनी चाहिए। ओके, लेंथ ऑफ टाई बार में क्या है, हम यहाँ पे फोर्सेस दो कंसीडर करेंगे। एक तो आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है टाई बार की, जो आपकी दो स्लैब्स को बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कहाँ से मिलेगी, टाई बार से मिलेगी, ठीक है। और दिस शुड बी इक्वल टू दी वर्किंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील। वो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील पे, मतलब जो आपकी वर्किंग स्ट्रेस है स्टील की वो कितनी है, उसको कितना बियर कर सकती है, ठीक है। अगर आपकी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी वर्किंग स्टील जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स फेलियर, उस केस में फेलियर हो जाएगा। तो आप हमें जो लेंथ चाहिए वो लेंथ आपकी जो टाई बार की है, इट शुड बी सच दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन दिस टाई बार, इन दिस एबिटमेंट टाई बार, जो आपकी स्लैब के अंदर टाई बार है, वो इट शुड बी इक्वल टू द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील। So this can be obtained by equating two equations. First is, पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा,
हम यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो हमें लेंथ क्या चाहिए, इट शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ abutment required on each slab। तो जो आपकी लेंथ है इट शुड बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ abutment required on each slab so that a bond strength developed should be equal to the working stress of steel। So the working stress of steel should be area of cross section area of one tie bar, a small is the area of cross section of one tie bar। अगर हम इसको इनटू कर देंगे अलाउलेबल वर्किंग स्ट्रेस से स्टील की, तो ये उस आपकी स्टील का जो वन टाई बार है उसकी वर्किंग स्ट्रेस आ गई, एंड इट शुड बी इक्वल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करेगी जो अलाउलेबल वर्किंग बॉन्ड स्ट्रेस है आपकी कंक्रीट की, एंड द लेंथ ऑफ अबेटमेंट रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास, ट्वाइस रिक्वायर्ड है, मीन्स हाफ इधर आपकी हाफ इधर, तो ये आपकी L/2 LT इज द लेंथ ऑफ टाई बार ऑन वन साइड ऑफ स्लैब। ठीक है, हम वन साइड की कंसिडर कर रहे हैं, एक साइड की, L/2 इंटू P इज द पेरीमीटर ऑफ द बार इंटू SB, दिस इज द अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस इन और अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन कंक्रीट। सो ये आपकी वर्किंग स्ट्रेस आ गई, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गई। अगर ये इक्वल रहेंगे तभी आपका जो टाई बार है वो वर्केबल रहेगा, अदरवाइज जैसे ही आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा होती है तो आपका टाई बार फेल हो जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वल करें, सॉल्व करें, LT कैलकुलेट करें इसमें से, तो आपका LT बनता है 2AS कैपिटल S बाय PSB। तो ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ टाई बार। अगेन नेक्स्ट एरिया ऑफ वन टाई बार, दिस इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर बाय 4। d इज द डाया ऑफ दैट टाई बार एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू d। इनकी वैल्यू से हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ये रह जाती है LT इज इक्वल टू d S working stress of steel, allowable stress in tension by 2 SB। SB is the allowable bond stress in concrete। So hence जो आपकी टोटल लेंथ क्या होगी, ये तो हमने वन साइड कंसिडर की थी ना, तो टोटल लेंथ ऑफ टाई बार will be equal to twice of this, that is 2 A SS by P SB। ये इक्वेशन हमने निकाली। सेकंड सो टोटल लेंथ ऑफ द टाई बार आपके पास आ गई है 2SAS बाई PSB और DSS बाई 2SB। नॉमेनक्लेचर याद रहेगा, इसको आप देख लो नॉमेनक्लेचर क्या है। SS की हम पहले बात कर चुके हैं, क्या है, SB इज अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस in concrete। This can be taken as
24.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सब ने देख ही लिया है। एल टी क्या है आपका? एल टी इज़ दी लेंथ ऑफ टाई बार ऑफ वन साइड। दिस इज दी लेंथ ऑफ टाई बार on one side of slab और हाफ लेंथ ऑफ टाई बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंथ और डायमीटर टाई बार का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज का यूज़ हमें कैसे करना है। न्यूमेरिकल से पहले एक बार हम अपने जो आपका IRC 58/2002 है, एक बार उस पर निगाह मार लेते हैं कि टाई बार्स के लिए क्या कह रहा है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्टील, जो हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया, हमने देखा है वही फॉर्मूला है सेम, ASBF/W/S। यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद देन लेंथ ऑफ टाई बार, ये अभी हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस कंक्रीट की, इफ़ वी आर यूजिंग द डिफॉर्म्ड टाई बार्स, तो आपने लेनी 24.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्लेन टाई बार्स, तो प्लेन टाई बार्स के केस में ये आपकी कितनी होगी? बॉन्ड स्ट्रेस 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्लॉज है जो आपका 7.3, वो IRC का क्या कहता है? टू परमिट रैपिंग एट द जॉइंट, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ टाई बार मे बी लिमिटेड टू 20 mm। ठीक है जी, जो आपका रैपिंग को टू परमिट द रैपिंग एट द जॉइंट, द मैक्सिमम डाया ऑफ टाई बार मे बी लिमिटेड टू 20 mm, एंड टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ स्टील स्ट्रेस दे शुड नॉट बी स्पेस्ड मोर देन 75 centimeter apart. The calculated length may be increased by 5 to 8 centimeter to account for any accuracy in the placement during construction. ठीक है, तो ये कुछ recommendations हैं जो आपका IRC 58/2002 आपको टाई बार्स के लिए उसके डायमीटर स्पेसिंग के लिए देता है। इसके अलावा एक हमारे पास टेबल गिवन है इन IRC 58, जिसमें हम स्लैब थिकनेस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं आपको टाइप ऑफ बार, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे इसमें गिवन है टेबल 9, डिटेल्स ऑफ टाई बार फॉर लॉन्गिट्यूडल जॉइंट ऑफ 2 लेन रिजिड पेमेंट। स्लैब थिकनेस गिवन है 15, 20, 25, 30, 35। अकॉर्डिंगली स्लैब थिकनेस डायमीटर 8 और 10 यूज़ कर सकते हैं। फॉर 15 सेंटीमीटर स्लैब थिकनेस डायमीटर रिकमेंडेड है आपका 8 और 10। मैक्सिमम स्पेसिंग टाई बार्स के लिए, अगर आप प्लेन बार्स यूज़ कर रहे हो तो 8 mm डायमीटर के लिए 33, 10 mm डायमीटर के लिए 52, डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हो तो 53 8 mm के लिए, 10 के लिए 83। और जो आपकी मिनिमम लेंथ है टाई बार की वो कितनी रिकमेंडेड है? In case of 15 centimeter slab thickness and 8 mm diameter, if we are using plain tie bars, the minimum length is 44, and in case of deformed bars, it is 48 centimeter. तो ये है आपकी IRC recommendations for the tie bar length and dia। ठीक है, इस एक बार आप कोड चेक कर लेना IRC 58/2002। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या है हमारे पास डाटा गिवन। वी हैव ए पेमेंट स्लैब ऑफ थिकनेस 18 सेंटीमीटर, 2 लेन है 7.2 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है टोटल 2 लेन की। इट हैज़ ए लॉन्गिट्यूडल जॉइंट अलोंग दी सेंटर। हमें डायमेंशन और स्पेसिंग डिज़ाइन करना है। डायमेंशन मीन डायमीटर, और हमें स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। डाटा हमें जो यूज़ करना है, जो उसका डिज़ाइन डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा है। ये अगर डाटा आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, गिवन नहीं है तो आपको एज टू एज याद कर लेना है कि जो आपकी वर्किंग स्ट्रेस है टेंशन में
वो आपकी स्टील कितनी है 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 2400 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 एंड द बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार ऑफ कंक्रीट 24.6। अगर आपकी प्लेन बार्स होती तो थी 17.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज पर जो आपका IRC 58 है रिकमेंडेशंस। तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो क्या करना है, पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। एरिया की हमारे पास फॉर्मूला है BF कैपिटल W बाय 100 SS। अब यहाँ पे F हमारे पास गिवन है, H हमें गिवन है, W हमें पता है, SS हमें पता है। सिर्फ रह गया आपका स्मॉल b। स्मॉल b इज़ दी, क्या था आपका स्मॉल b, जो आपकी जो पैनल्स लेंथ है, ये दो पैनल हैं, ये आपका लॉन्ड्रियल जॉइंट आ गया। ये जो डिस्टेंस है जॉइंट से फ्री एज तक का, दिस इज़ द b और बिड्थ ऑफ द सिंगल पैनल। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू टोटल कितना ही है 7.2 गिवन है, तो ये हाफ कितना रहेगा 7.2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3.6 मीटर। एंड H हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करें सारी। B आपका आ गया 3.6, F आ गया आपका 1.5 कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, H आ गया हमारे पास 18, ये क्या है 18 सेंटीमीटर है, बाकी सारी वैल्यूज हमारी मीटर में है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, इनटू W दैट इज़ 2400 डिवाइडेड बाय 100 SS अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन, दैट इज फॉर डिफॉर्म्ड बार्स। यहाँ पे हमने यूज़ की हैं डिफॉर्म्ड बार्स, हमें गिवन कितनी है यहाँ पे 1400। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0166 centimeter square. Now assume dia of tie bar 1 centimeter. क्या हमें रेंज गिवन थी dia of tie bar की, that we have range given as per IRC 0.8 to 1.5 सेंटीमीटर। हमने अज्यूम कर लिया that be dia of single tie bar 1 centimeter, then the cross sectional area of this one tie bar क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर, d कितना आपका 1 सेंटीमीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 4 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.785 centimeter square. So what is the spacing? The spacing will be area of single tie bar, area of single tie bar divided by टोटल एरिया, दैट इज़ कितना हमने कैलकुलेट किया था पर मीटर लेंथ के लिए 0.166। ये आपकी वैल्यू आती है 47.11 सेंटीमीटर, मतलब इतनी हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, लेट बीट 48 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ टाई बार, द लेंथ ऑफ टाई बार विल बी क्या फॉर्मूला DSS बाय 2SP। डायमीटर में जूम किया 1 सेंटीमीटर, SS गिवन है हमें 1400, टू SP में गिवन है 24.6 एंड दिस वैल्यू इज 28.45 सेंटीमीटर, और दैट बी अप्रोक्सीमेटली देन वी कैन से दैट द टोटल लेंथ of tie bar will be 30 centimeter approximately. So what we have to use, we have to use
1 सेंटीमीटर डाया ऑफ टाई बार, लेंथ कितनी ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, स्पेसिंग एट हाउ मच स्पेसिंग एट 48 to 50 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये था आपका टाई बार का डिज़ाइन। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार इस न्यूमेरिकल को ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट कंप्लीट, कि हम थिकनेस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, रिजिड पेमेंट की डबल बार्स को कैसे डिज़ाइन करना है उस थिकनेस के लिए, टाई बार्स को कैसे डिज़ाइन करना है उस थिकनेस के लिए, वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।